प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। आज के इस हायर मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस में ही आगे बढ़ते हुए कोशेंट स्पेस और उसके डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे। तो कोशेंट स्पेस या कोशेंट ग्रुप आप याद नहीं, कोशेंट ग्रुप आप पहले पढ़ के आ चुके हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। तो कोशेंट ग्रुप से ही फिर हम लोग कोशेंट स्पेस क्या होता है इसको भी आसानी से समझ जाएंगे। तो बहुत ही आसान से शब्दों में आपको मैं समझा देता हूं कि कोशेंट स्पेस क्या होता है। देन उसके बाद में हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करनी है जो कि इसके ऊपर आ सकती है और एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना काम अपने को करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये कोशेंट स्पेस होता क्या है। तो इसके लिए आप ऐसे समझिएगा, मान लीजिए कि आपके पास में एक वेक्टर स्पेस है VF, ठीक है ना। दिस इज द वेक्टर स्पेस, राइट। ये आपके पास में एक वेक्टर स्पेस है और W इसका क्या है, एक सब स्पेस है। क्या है इसका, एक सब स्पेस है। देन इसके बाद में जो हम लोग V अपॉन W जो बनाते हैं, आई रिपीट, जो V अपॉन W बनाते हैं, जो कि वास्तव में क्या होता है बच्चों, दिस इज द सेट ऑफ कोसेट्स। वो भी किसके कोसेट, W के कोसेट, किसके अंदर, V के अंदर। सो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे, W प्लस अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू V। तो ये जो V अपॉन W होता है बच्चों, इसी को ही हम लोग कहते हैं कोशेंट स्पेस। क्या कहते हैं, कोशेंट स्पेस कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब अगर हमने ये कहा कि भाई V अपॉन W कोशेंट स्पेस है या विभाग समष्टि है, वास्तव में क्या कहेंगे इसको, विभाग समष्टि, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो भाई V अपॉन W के अंदर जो एलिमेंट हैं वो कोसेट टाइप के होते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जिस तरह से वेक्टर का एडिशन होता है, वेक्टर के जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एडिशन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसी तरह ये जो कोशेंट स्पेस होता है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एडिशन कैसे होगा और उनका मल्टीप्लिकेशन आपस में कैसे होगा, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। लुक एट दैट, ध्यान दीजिएगा। इसमें दो चीजें हम लोगों को समझनी है। एक तो एडिशन समझना है कि दो अगर एलिमेंट्स हैं, दो कोसेट हमारे पास हैं, तो उनका एडिशन कैसे होगा। और नंबर 2 हमें यह समझना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं बहुत से सिंपल से शब्दों में। अगर हमारे पास में दो एलिमेंट्स हैं, W प्लस अल्फा और दूसरा एलिमेंट है W प्लस बीटा, ये दोनों ही एलिमेंट इस कोशेंट स्पेस के हैं और अगर आप इनको ऐड कर रहे हैं, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो जो इनका एडिशन है वो क्या आएगा, वो ऐसा आएगा। सिंपल सी बात है, W प्लस अल्फा प्लस बीटा, मतलब आपने क्या करा, W को और W को आपस में एक साथ लिख लिया, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस होता है वो प्लस के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप होता है, तो प्लस में वेक्टर्स को आप इधर उधर कर सकते हैं, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो W प्लस W है, वास्तव में ये क्या होगा। आप ये जानते हैं कि ग्रुप के एलिमेंट को अगर आपस में ऐड करेंगे तो वो वापस वही ग्रुप बना देंगे। तो इसी का मतलब ये हुआ कि जब हम दो सब स्पेसेस को ऐड करेंगे तो वही सब स्पेस हमें वापस मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली W प्लस W का मतलब क्या है कि आप इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। ये लीनियर सम हो गया एक तरह से वेक्टर सब स्पेसेस का। तो जब दोनों सब स्पेसेस एक जैसे होंगे तो जो इनका रिजल्ट होगा वो W ही होगा, प्लस और ये अल्फा प्लस बीटा एज इट इज आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब हम W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा करेंगे तो इनका जो सम है वो W प्लस अल्फा प्लस बीटा होगा, क्योंकि W प्लस W W हो जाएगा। उसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर आप एक स्केलर लें F और उस स्केलर का मल्टीप्लाई करें W प्लस अल्फा में, तो ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसका रिजल्ट क्या होगा। तो बहुत ही आसान सी बात है, आइए देखते हैं। A का जब आप W में गुणा करेंगे तो ये AW और प्लस ये A अल्फा आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये जो W है वो एक सब स्पेस है, यानी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज पूरी करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी भी पूरी होगी किसके अंदर, W।
और वास्तव में अगर आप ध्यान से देखें तो AW का मतलब क्या है? AW का मतलब है A अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू W। तो भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो अल्फा एलिमेंट है ये W का है और A अल्फा जो एलिमेंट है वो वास्तव में AW का एलिमेंट है, तो ये A अल्फा एक स्केलर और एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, और एक स्केलर और एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन तो W के अंदर ही आ जाएगा क्योंकि W एक सब स्पेस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्टीमेटली ये एलिमेंट जो है A अल्फा वास्तव में ये W का ही एलिमेंट है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन W, बिकॉज W एक उप समष्टि है, सब स्पेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में ये AW और कुछ नहीं W के बराबर ही आएगा। So it means that कि AW plus alpha is equals to AW plus A alpha is equals to W plus A alpha। तो किसी भी कोसेट में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइन होता है और दो कोसेट्स का जो एडिशन है वो इस तरह से डिफाइन होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि क्वोशंट स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं अगर उन्हें ऐड करेंगे तो वो कैसे ऐड होंगे, और उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे डिफाइन होगा। तो ये दोनों ही डेफिनेशन आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि वेक्टर स्पेस में दो ऑपरेशन काम करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर हम दो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो वो दोनों ऑपरेशन हमें इस क्वोशंट स्पेस के ऊपर भी डिफाइन करने होंगे। Now we are moving to a very important theorem about या related to the quotient space। आइए उस थ्योरम के ऊपर बात करते हैं और उस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। So this is the theorem बच्चों, ये थ्योरम हम लोगों को प्रूफ करनी है कि डायमेंशन ऑफ V अपॉन W यानी क्वोशंट स्पेस का जो डायमेंशन होता है दिस इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो आइए जरा इसको प्रूफ करते हैं। तो इसकी शुरुआत जब आप करेंगे, मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा, जो मेन चीजें वो बताऊंगा, बाकी बोलता जाऊंगा, जिसे आप अपने शब्दों में प्रूफ करते समय जब नोट्स बनाएंगे तो कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा अपनी बुक की भी मदद ले लीजिएगा तो लैंग्वेज लिखने में आसानी होगी। टेक्निकल चीजें मैं यहां पर आपको पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा। सो भाई ये आपको प्रूफ करना है तो सबसे पहले तो आप क्या ले लीजिए, सबसे पहले आप लिखिए क्या, लेट V F is a finite dimensional vector space, है ना। ये आपका VF क्या हो गया, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो गया। एंड W is its subspace, W is its subspace। सिंपल सी बात है कि W क्या है, उसका एक सबस्पेस है। एंड भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो है ये एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है VF और W उसका एक सब स्पेस है, तो W जो है उसका भी एक क्या होगा, बेसिस होगा, क्योंकि W भी क्या होगा, फिर एक फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस हो जाएगा, तो उसका भी क्या होगा, एक बेसिस होगा। आई रिपीट, उसका भी एक बेसिस होगा। तो आप यहां पर सपोज करिएगा क्या, लेट डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल्स टू, आप मान लीजिए कि दिस इज इक्वल्स टू M। तो आपने क्या मान लिया, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल्स टू M मान लिया। M की जगह एक काम करते हैं, चलो N मान लेते हैं। सो डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल्स टू N, आई रिपीट N आपने मान लिया है। देन से S इज इक्वल्स टू व्हाट, S इज इक्वल्स टू बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा n जो कि सबसेट होगा किसका, W का, इज बेसिस ऑफ W। भाई आप अगर ये कह रहे हैं कि W का डायमेंशन n है तो डेफिनेटली उसका एक सबसेट होगा जो कि उसका बेसिस होगा और जिसमें कि n एलिमेंट्स होंगे, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम ये जानते हैं कि W जो है वो V का सब स्पेस है, और ये भी हमको पता है कि किसी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को हम एक्सटेंड करके क्या बना सकते हैं, V का बेसिस
बना सकते हैं। ठीक, सो यहां पर लिखिएगा, यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस S is linearly independent, so it can be extended as basis for V। मतलब इसको VF के बेसिस के रूप में भी एक्सटेंड किया जा सकता है। सपोज क्या भाई, सपोज S dash is equals to beta 1, beta 2, dash dash beta n, comma alpha 1, alpha 2, dash dash, यहां पर आप ले लीजिएगा अल्फा m, ठीक है ना, अल्फा m be the basis of V। हमने मान लिया कि जो S डैश है, मतलब S को जब एक्सटेंड किया तो एक सेट मिला हमको S डैश, जो कि किसका बेसिस होगा, वो बेसिस होगा VF का। दैट इज डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, जितने इसमें एलिमेंट होंगे वो आ जाएगा। तो इसमें n प्लस m एलिमेंट्स हैं, तो यहां लिख दीजिएगा n प्लस m एलिमेंट्स। क्या हो गया, ये n प्लस m एलिमेंट्स आ गया। So therefore dimension of V minus dimension of W is equals to n plus m minus n is equals to m। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल्स टू क्या आ गया है, m आ गया है। अब हम लोग ये दिखाएंगे कि m कोसेट वाला जो सेट है वो V बाय m को जनरेट करता है, यानी कि उसके लिए बेसिस है और लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। एक तरह से बेसिस है, क्योंकि अगर बेसिस है तो दोनों ही काम करेगा, वो जनरेट भी करेगा V बाय W को, और उसके वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी होगा। सो हम लोग यहां पर राइट साइड के लिए ये निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज वी विल शो, हम दिखाएंगे कि डायमेंशन ऑफ V बाय W इज इक्वल्स टू m। ये हम लोगों को दिखाना है, ठीक है ना। इसके लिए एक m कोसेट्स का क्या कर लेते हैं, एक सेट कंसीडर कर लेते हैं। लेट S1 इज इक्वल्स टू W प्लस अल्फा 1, W प्लस अल्फा 2। भाई ये वाले एलिमेंट मत लीजिएगा बीटास, क्योंकि बीटास जो एलिमेंट हैं वो तो किसके हैं, वो तो W के ही हैं। अगर उनको लेंगे तो वापस W आ जाएगा। तो ये जो अल्फाज हैं किसके एलिमेंट्स होने चाहिए, ये V के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अल्फा 1 अल्फा 2 डैश 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 W प्लस अल्फा m, सच दैट अल्फा m बिलोंग्स टू, ये ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहां पर आप लिख लीजिएगा ऑल अल्फा आई बिलोंग्स टू V, ठीक है। लेट दिस वन बी अ सबसेट ऑफ V बाय M, सॉरी V बाय W with M cosets and define, और इसमें अपन लोग डिफाइन कर लेते हैं बच्चों, क्या जो अभी ऑपरेशंस अपन ने सब स्पेस के ऊपर देखा था, एंड डिफाइन W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा इज इक्वल्स टू W प्लस अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से। और AW प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू W प्लस A अल्फा, इस तरह से इसको डिफाइन कर लीजिएगा, जहां पर जो A है वो F का यानी कि स्केलर है बेसिकली। तो अब हम ये दिखाएंगे कि ये जो S1 है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और किसको जनरेट कर रहा है, V बाय M को जनरेट कर रहा है। तो लेट अस सपोज इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, वी विल शो, हम दिखाएंगे, वी विल शो नंबर 1 वी विल शो नंबर 1
S1 is linearly independent, और नंबर 2 S1 या LS1 इज इक्वल्स टू V बाय W। ये दो चीज हम लोगों को दिखानी है। अब ये दिखाने के लिए भाई, क्योंकि इसमें m एलिमेंट है, अगर हमने ये दिखा दिया ये दोनों चीजें, तो इसका मतलब ये हो गया कि S1 जो है वो V बाय M के लिए क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दिखाएंगे कि ये जो S1 है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए क्या करना होगा, कहना सर लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए हम लोगों को ये जो एलिमेंट्स हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, और उसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, और फिर दिखाएंगे कि जो स्केलर्स हैं वो सारे वास्तव में 0 हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले लेट a1 a2 dash dash am belongs to f and a1 w plus alpha 1 a1 w plus alpha 1 a2 w plus alpha 2 plus dash 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 am into w plus alpha m is equals to 0। ये हमने क्या करा, रिलेशन को 0 मान लिया है। अब हमें ये दिखाना है कि a1 a2 am सब 0 है। अब जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, अब ये स्केलर और ये w प्लस अल्फा 1, तो ये डिफाइन कैसे होगा बच्चों, ये डिफाइन होगा w प्लस a1 अल्फा 1 प्लस w प्लस a2 अल्फा 2। ये अपन ने जो डिफाइन किया था ना कि दो कोसेट्स, सॉरी ये पहले ये वाला लग गया, आप चाहो तो इसको नाम दे देना है ना, इसको नाम दे देना 1 और इसको नाम दे देना 2। तो अभी अपन लोग किससे कर रहे हैं, अपन लोग ये यूज कर रहे हैं 2 वाले रिलेशन को, मतलब स्केलर का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था। तो दिस इज प्लस डैश डैश डैश, और यहां पर आ जाएगा w प्लस a n अल्फा m, ये a m अल्फा m, ये इस तरह से आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 लिख दीजिएगा बाय 2। ये आपने बाय 2 कर दिया। नाउ अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा कि जब हम इन सभी को ऐड करेंगे, इन सभी कोसेट्स को ऐड करेंगे, तो ये सारे W तो जोड़कर क्या हो जाएंगे, W ही देंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट W प्लस, ओके, यहां पर एक मिस्टेक हो गई हमसे। क्या मिस्टेक हुई है कि जब आप ये कह रहे हैं कि दिस इज, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इक्वल टू 0 होगा, तो यहां पर बच्चों 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 एलिमेंट नहीं होता है, ये 0 वेक्टर होता है वास्तव में। मतलब कि जिन एलिमेंट्स का आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जिन वेक्टर्स का स्केलर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उन वेक्टर्स के जैसा 0 वेक्टर आपको राइट हैंड साइड में लिखना पड़ता है। ये 0 वेक्टर होता है वास्तव में। जब हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे तो यहां 0 लिखते थे, लेकिन अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कोसेट्स का, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कोसेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो यहां पर हमें कोसेट्स के लिए जो 0 एलिमेंट या आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो लिखना पड़ेगा। और अगर आप ये वाले कोसेट की, और अगर आप इस सब स्पेस की बात कर रहे हैं, कौन सा क्वोशिएंट स्पेस, मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर आप v बाय w की बात कर रहे हैं, तो v बाय w के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है बच्चों, वास्तव में वो होता है w। क्यों, क्योंकि w को आप किसी भी एलिमेंट में यानी किसी भी कोसेट में ऐड कर दीजिए, आपको वही w प्लस अल्फा मिल जाएगा, बिकॉज w प्लस w इज इक्वल टू w हो जाता है। तो यहां पर ये चीज एक मिस हो गई थी जो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, बिकॉज अदरवाइज यहां पर मिस्टेक होगी। तो इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा कि यहां पर वास्तव में 0 ना आकर w आएगा, बिकॉज w इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द क्वोशिएंट स्पेस v बाय w। उसके लिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा w। आप चाहो तो यहां पर कहीं पर मेंशन कर देना, यहां पर ऐसे चाहो तो मेंशन कर देना, बिकॉज w इज आइडेंटिटी एलिमेंट
ऑफ v बाय w, क्योंकि ये v बाय w का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो डेफिनेटली यहां पर भी क्या आएगा, यहां पर भी आएगा w। सो ये सारे w ऐड होकर क्या हो जाएगा w, और ये सारे के सारे जो स्केलर्स मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आपके पास सामने दिख रहे हैं, इन सबको आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो ये यहां पर आ जाएगा a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश am अल्फा m इज इक्वल्स टू w। ये आपने किससे लिख दिया, बाय 1, मतलब एडिशन ऑफ कोसेट्स की मदद से, इसकी मदद से लिखा, इसकी मदद से कि ये सब w, एक ही w रह जाएगा और दिस वन। अब इस लाइन का कुछ मतलब है बच्चों। आप लोगों ने अगर ग्रुप थ्योरी में क्वोशंट ग्रुप पढ़ा हो, तो उस क्वोशंट ग्रुप में एक थ्योरम होता है, बहुत प्राइमरी थ्योरम है वो थ्योरम ये कहता है कि अगर w प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू w, है ना, अगर ये है तो इसका मतलब ये होता है कि जो अल्फा है वो वास्तव में w का ही एलिमेंट है, क्योंकि वो w के साथ ऐड होकर अगर w दे रहा है तो वो उसी का एलिमेंट है। अब इसको आप समझिए कि यहां पर लिखा है w, और ये वास्तव में जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये एक एलिमेंट ही है, एक वेक्टर ही होगा ना। तो w प्लस एक एलिमेंट इज इक्वल्स टू w। तो इसका मतलब ये हो गया कि a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश am अल्फा m बिलोंग्स टू w। ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, ये w का एलिमेंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाली लाइन से निष्कर्ष निकलता है। आप चाहो तो लिख देना यहां पर बिकॉज आप यहां पे लिख दीजिएगा, बिकॉज w प्लस a या w प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू w इंप्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू w, और वास्तव में ये भी एक क्या है, एक वेक्टर ही है। तो ये निष्कर्ष हमें मिल जाएगा, ठीक, यानी कि ये एक एलिमेंट बन गया w का। तो आई होप यहां तक आपको पिक्चर अभी तक क्लियर रही होगी कि हमने अभी तक क्या किया है। हमने कुछ नहीं करा, जो हमें प्रूफ करना था उसके लिए पहले हमने पृष्ठभूमि बनाई। हमने सबसे पहले w का एक बेसिस लिया, फिर w के बेसिस को एक्सटेंड करा, v का बेसिस बनाया, फिर हमने इस चीज को फाइंड कर लिया तो हमारे पास में m आया। फिर हमें ये दिखाना है अब कि इसका डायमेंशन भी m है, तो उसके लिए हमने एक सेट लिया जिसमें कि m कोसेट्स थे, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप v बाय w के अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो उसके एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, उसका एक बेसिस बनाना पड़ेगा और उसमें m एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हमने m एलिमेंट्स का एक सेट ले लिया जो कि किसका सेट सबसेट है, वास्तव में v बाय w का सबसेट है। अब हम ये दिखाएंगे कि ये इसका बेसिस है v बाय w का। तो उसके लिए दो चीजें हैं कि s1 को लीनियरली इंडिपेंडेंट और s1 v बाय w को जनरेट करे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमने स्केलर से लिए उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि लीनियर कॉम्बिनेशन की इज इक्वल्स टू में w आएगा, क्योंकि w v बाय w के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। याद रखिएगा ये क्वोशंट स्पेस के मामले में। एंड देन इसके बाद में फिर हमने इन दो प्रॉपर्टीज का यूज करा, तो हमारे पास में ये निष्कर्ष निकला कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप वेक्टर बन रहा है ये w का ही एलिमेंट है। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद अगर ये w का एलिमेंट है तो हमने तो ये कहा था कि ये जो बीटाज हैं भाई, ये सारे के सारे जो बीटाज हैं ये क्या है, बेसिस है w का। तो भाई ये एक एलिमेंट w का, लेकिन बेसिस तो ये है w का, तो इसका मतलब कि इस एलिमेंट को w के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। आइए इसको यहां पर लिखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा अभी। हाँ, जो मैंने कहा उसको आप लैंग्वेज के रूप में लिख दीजिएगा और मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो लैंग्वेज लिखने के बाद आप लिखिएगा दिस इंप्लाइज दैट a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश am अल्फा m इज इक्वल्स टू b1 बीटा 1 b2 बीटा 2 प्लस डैश डैश bn बीटा n। ठीक है, क्योंकि भाई बेसिस तो ये है ना, किसका, w का, तो उसके लीनियर बेसिस के जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से w का ये एलिमेंट भी जनरेट होना चाहिए। तो हमने ये लिख दिया। नाउ दिस इंप्लाइज दैट a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश am अल्फा m माइनस b1 बीटा 1 माइनस डैश डैश माइनस bn बीटा n इज इक्वल्स टू 0।
मतलब कि आपने अल्फास का और बीटास का क्या बना दिया है, लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया और इक्वल टू 0 है ये। बट यहां पे ध्यान दीजिएगा, बट अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा m बीटा 1 बीटा n ये क्या है वास्तव में, ये इज बेसिस ऑफ VF, ये तो बेसिस है भाई VF का। सो इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट इसका मतलब ये हुआ कि A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू AM इज इक्वल्स टू B1 इज इक्वल्स टू Bn इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि ये सारे के सारे जो स्केलर्स हैं वो 0 होंगे, क्योंकि ये सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि A1 A2 AM ये सारे के सारे स्केलर्स क्या हैं भाई, 0 हैं। ठीक, ये सारे के सारे स्केलर 0 हैं। दिस इंप्लाइज व्हाट, A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू AM इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही आप ये कह देते हैं कि भैया ये A1 ये A2 और ये AM, ये भैया ये जितने भी स्केलर्स हैं ये तो सब 0 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि W प्लस अल्फा 1 कॉमा W प्लस अल्फा 2 ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं डैश डैश W प्लस अल्फा M इज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो ये सारे क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स तो नहीं कहेंगे, इनको कोसेट्स कहेंगे या एलिमेंट्स कहेंगे, एलिमेंट, क्योंकि ये V बाय W के एलिमेंट्स हैं। तो एक चीज हो गई कि जो S1 है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब दूसरी ये चीज दिखानी है कि जो LS1 है वो V बाय W के इक्वल है, यानी कि V बाय W का हर एक एलिमेंट S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके लिए अपन लोग एक चीज कर लेते हैं बच्चों, लेट W प्लस अल्फा बी द एनी एलिमेंट ऑफ V बाय W। हमने मान लिया कि ये जो W प्लस अल्फा है ये किसका एलिमेंट है, V बाय W का कोई भी एलिमेंट है, एनी एलिमेंट। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका मतलब ये हो गया, अगर आप ये कह रहे हैं कि W प्लस अल्फा इसका कोई एलिमेंट है, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बिलोंग्स टू V कैन बी expressed as linear combination of its basis। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अल्फा को जो V का बेसिस है कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स बेसिस, यानी कि वास्तव में दैट इज बेसिस ऑफ V का जो बेसिस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कि आप दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू, अब V का बेसिस क्या था भाई, V का बेसिस में ये सब एलिमेंट्स थे, अल्फास भी बीटास भी, तो मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश AM अल्फा M ही है ना, ओके यस, and then plus B1 beta 1 plus dash dash BN beta N। सो बच्चों अब अगर हमने अल्फा को V के बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अगर लिख दिया है तो इसमें अल्फा और बीटास दोनों आ गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो बीटास हैं B1 BN, ये जो बीटास हैं ये बीटास किसका बेसिस है, कहना सर ये W का बेसिस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, मतलब इन बीटास के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो एलिमेंट बनेगा वो किसका एलिमेंट होगा, वो W का एलिमेंट होगा, क्योंकि ये W के बेसिस हैं। तो इनके बेसिस, इन W के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला एलिमेंट भी W का एलिमेंट होना चाहिए। तो मतलब ये जो एलिमेंट है इसको आप थोड़ी देर के लिए नाम दे दीजिए कि सपोज दैट दिस इज A, तो इस A को आप आगे लिख दीजिए, ये A लिख दीजिए इस तरह से, प्लस A1 अल्फा 1 A2
अल्फा 2 प्लस डैश डैश ए एम अल्फा एम, वेयर यहां पे आप लिख दीजिएगा वेयर ए बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये आपने लिख दिया है यहां पर, और आप क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है इसलिए इधर का इधर लिख सकते हैं। सो अल्फा इज इक्वल्स टू ये लिख दिया आपने। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब अगर आप दोनों ओर W को ऐड कर दें, आपने दोनों ओर अब W ऐड कर दिया, तो W प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू W प्लस ए, इसको साथ में रख दीजिए, प्लस यहां पर A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश ए एम अल्फा एम आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो A है वो W का ही एलिमेंट है, इसलिए W प्लस ए किसके बराबर हो जाएगा, ये W के बराबर आ जाएगा। यानी कि W प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू W प्लस A1 अल्फा 1 प्लस डैश डैश ए एम अल्फा एम, आपने इस रूप में लिख दिया। नाउ W प्लस दिस वन, तो आप इस W को तोड़ दीजिए, जितने M एलिमेंट्स हैं उन M भागों में तोड़ दीजिए, तो इसको आप लिख दीजिएगा W प्लस A1 अल्फा 1 प्लस W प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश W प्लस AM अल्फा M, राइट। नाउ अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी आपने देखी थी उसका यूज करिए, तो इसको आप लिख सकते हैं A1 W प्लस अल्फा 1 प्लस A2 W प्लस अल्फा 2 प्लस डैश डैश AM प्लस AM W प्लस अल्फा M। मतलब आपने क्या कर दिया बच्चों, W प्लस अल्फा को W प्लस अल्फा 1 W प्लस अल्फा 2 W प्लस अल्फा M के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। सो दिस मीन्स दैट कि अगर आप कोई भी एलिमेंट लेंगे, किसका, अगर आप कोई भी एलिमेंट ले लेंगे V बाय W का, तो आप उस W प्लस अल्फा एलिमेंट को इस S1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो S1 है वो V बाय W को जनरेट कर रहा है, LS1 इज इक्वल टू V बाय W। और जैसे ये दो चीजें आप दिखा देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि S1 इज बेसिस ऑफ V बाय W। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो S1 है वो V बाय W के लिए बेसिस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ V बाय W इज इक्वल्स टू M आ गया। क्यों आ गया M इसलिए आ गया क्योंकि V बाय W का जो बेसिस था S1 उसमें M एलिमेंट्स थे। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा रिजल्ट यहां पर प्रूफ हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, क्वोशंट स्पेस का डायमेंशन फाइंड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो यहां पर ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देन ये वेक्टर स्पेस का टॉपिक यहां पे फिनिश हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस पे। तो आइए जरा एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसी के ऊपर बेस्ड है, उसको देखते हैं। सो बच्चों इस क्वेश्चन को आइए जरा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि W1 एक सब स्पेस है V4R का और वो जनरेट होता है इस S1 सेट से, और इस S1 में 3 एलिमेंट्स हैं। इसका कतई मतलब नहीं है कि W1 का डायमेंशन 3 है। वी कांट से दैट कि डायमेंशन ऑफ W1 इज 3। 3 एलिमेंट होने का मतलब कतई नहीं है कि ये बेसिस है, केवल लिखा है कि जनरेट हो रहा है। इससे जनरेट होने का मतलब और बेसिस होने के मतलब में अंतर है। तो S1 से W1 जनरेट हो रहा है, W2 इस S2 से जनरेट हो रहा है। हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 और साथ ही हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपने एक थ्योरम पढ़ रखा है। क्या थ्योरम? कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 और माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो पहले आपको 2 चीजें फाइंड करनी है, ये और ये। तो बाकी चीजें निकाल लीजिए, मतलब 1 2 3 4 चीजें हैं कुल मिला के, 4 में से कोई 3 निकाल लीजिए तो चौथी अपने आप आ जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा
कि डायमेंशन ऑफ W1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, ये जो S1 है इस S1 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी मदद से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। इस मैट्रिक्स की क्या निकालेंगे, रैंक निकालेंगे। इसकी जो भी रैंक आएगी, ठीक है ना, वो रैंक यानी कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 आ जाएगा। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ W2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ W2 निकालने के लिए इट्स वेरी इजी। ये जो S2 के एलिमेंट्स हैं इनसे एक मैट्रिक्स बनाइएगा, इनको पहली रो में लिख दीजिएगा, फिर दूसरी रो, तीसरी रो, फिर उसकी रैंक फाइंड करिएगा। तो जो भी रैंक आएगी बच्चों इस मैट्रिक्स की, वो होगा डायमेंशन ऑफ व्हाट, W2। क्योंकि भाई पता चल जाएगा ना कि इन तीन एलिमेंट्स जो जनरेट कर रहे हैं इनमें से कितने वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वही उसकी रैंक हो जाएगी मैट्रिक्स की, इनसे बनने वाले मैट्रिक्स की, और वही डायमेंशन बन जाएगा। सिमिलरली आप क्या करेंगे कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 निकालने के लिए ये जो S1 है और S2 है भाई ये दोनों सब स्पेसेस हैं V4R के यानी कि V के। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 निकालने के लिए जो पहले का S1 है जो उसको जनरेट कर रहा है वो मैट्रिक्स के चारों एलिमेंट्स, फिर इसके बाद ये तीनों एलिमेंट, ये तीन एलिमेंट, यहां पर पहला एलिमेंट, दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के ये 6/4 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इस 6/4 के मैट्रिक्स की रैंक निकालिएगा। जो भी इसकी रैंक आएगी वो रैंक होगी वास्तव में क्या, इट इज डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। तो ये डायमेंशन आ जाएगा, मतलब कि तीन डायमेंशंस W1 के, W2 के, W1 प्लस W2 के डायमेंशन निकालने के लिए आपको मैट्रिक्स की रैंक निकालनी पड़ेगी। जब आप ये रैंक निकाल लेंगे तो ये तीन चीजें आपके पास आ जाएंगी। इन तीनों चीजों को यहां रखिएगा तो अपने आप W1 इंटरसेक्शन W2 की क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी। आंसर मैं बता देता हूं, ये आपके पास 2 आएगा, ये आपके पास 2 आएगा, ये आपके पास में 3 आएगा और ये आपके पास में 1 आएगा। मतलब इसकी रैंक आएगी 2, इसकी रैंक आएगी 2 और इसकी रैंक आएगी 3 बच्चों, ठीक है। कितनी रैंक आएगी, सॉरी 3 नहीं आएगी, हाँ 3 रैंक आएगी इसकी, राइट। सो जरूरी नहीं है कि W1 प्लस W2 की जो रैंक है वो इस V4R के बराबर हो। यहां पर ये जो V4 है इस V4 की रैंक नहीं, सॉरी इसका जो डायमेंशन है वो तो इसका 4 है, V का डायमेंशन 4 है, उसके सब स्पेस के लीनियर सम का डायमेंशन जरूरी नहीं है कि 4 हो, ठीक है। सो ये दोनों ही चीजें अलग थी। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन किया, हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो लीनियर सम, डायमेंशन ऑफ सम ऑफ 2 सब स्पेसेस के क्वेश्चन या थ्योरम के ऊपर बेस्ड था, लेकिन ये इस चैप्टर के बाद में दिया हुआ था तो मैंने सोचा कि आपके साथ में डिस्कस कर लूं। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही ये वेक्टर स्पेस का जो पार्ट था वो भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके सामने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर स्पेस को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता है। और अगर आपकी किसी और विषय में रुचि है, किसी और चीज में रुचि है तो वो करिए, जो अच्छा लगे वो करिए, मन मार के कोई काम मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।